हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी के नाटक आषाढ़ का एक दिन का वाचन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इसके भाग 3 का वाचन करेंगे। इससे पहले 2 भाग आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। हम लोग नेट सेट की तैयारी के लिए मूल मूल प्रतियों का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आषाढ़ का एक दिन नाटक का वाचन, यह हमारा तीसरा भाग है। इसके 2 भाग हमने पहले ही पढ़ दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अंक 2, कुछ वर्षों के अनंतर। वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है, जिस पर भोजपत्र शिकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है, जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाँकियाँ लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है, जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औषध पीस रही है। अंदर बिछे तत्व का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है। बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अंशुक ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर? मल्लिका ठंडी सांस भरकर पिसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध और शहद मिलाकर खिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाते हुए अधिक व्यक्त भाव से औषध हिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उससे मिल आऊँ। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि मेरा दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 2 वर्ष पहले जब व्यवसायी आए थे, तो देखिए कितने वर्ष पहले व्यवसायी आए थे, आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको ध्यान से देखते और पढ़ते जाइए। बस जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट करते जाइएगा। व्यवसायी आए थे, उन्होंने कुमार संभव, है ना, 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है, जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं। ये एकदम सही बात है दोस्तों। ठीक है। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उठकर टहलने लगता है। सुना यह भी तो था कि कुछ गुप्त वंश की राज दुहिता से उसका विवाह हो गया। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि
जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। रुककर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। मल्लिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना है। बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी हैं। मैंने कहा है न कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी है। उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, वह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम कर रही हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है? औषध लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषधि पिलाने लगती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियाँ मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सिहर जाती है। मल्लिका, कैसी आकृतियाँ? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है कि जब भी वे आकृतियाँ दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। कभी वृद्ध, कभी महामारी, कभी युद्ध, कभी महामारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाती हुई गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। दो एक वस्त्रों को उतार कर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का शब्द सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य से ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, है नहीं, परंतु नहीं कैसे? टापों का शब्द दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका, सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आ रहे? निक्षेप, मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित सी हो रहती है। मल्लिका, कालिदास? यह कैसे संभव है? निक्षेप, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर बढ़ गए हैं। इस राशि वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पावे। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चालित सी झरोखे के पास चली जाती है। जोड़ी से रंगिनी और संगनी अंदर आती हैं। देखिए, नंगिनी और संगनी के कुछ कथन आए थे, तो जो आए होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। मल्लिका आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। रंगिनी संगनी को आगे करती है। रंगिनी, इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी ने
संगिनी उसे आगे कर स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगनी अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है? मल्लिका हाँ हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगनी और संगनी अंदर आ जाती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगनी हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। संगनी हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। संगनी और मैं परिचय और पहले मैं परिचय दे दूँ, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। तो रंगिनी क्या करती है? नृत्य का अभ्यास करती है, मतलब नर्तकी है। ठीक है दोस्तों, नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है रंगिनी। और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। तो संगिनी क्या करती है? संगिनी जो है मृदंग और वीणा बजाती है और रंगिनी नाच नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, हाँ बहुत सुंदर प्रणय गीत सिखाती है, लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है और तुम्हारा परिचय। मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उसकी ओर देखती रहती है। संगिनी तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका मेरा परिचय कुछ भी नहीं है, आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका किस स्थान को? रंगिनी इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं, यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका प्रकोष्ठ। रंगिनी प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ ही कहते हो। और कुंभों के निकट जाकर एक कुंभ को छूती है, इसे मल्लिका कुंभ। रंगिनी कुंभ प्रकोष्ठ को कुंभ, प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती हैं। संगिनी देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका हतप्रभ सी उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका स्थानीय शब्द? रंगिनी संगिनी हाँ आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यद्वा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यर्वाणस्तर्वाण ऋषयो बभूवु। मल्लिका मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कुछ निराश सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक एक वस्तु का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती, हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी मैं यह नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसे असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगीन चूल्हे के आसपास की सब वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर तथा एक बार अंदर झाँककर उसके पास आ जाती है। रंगनी देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी अच्छा यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका कैसी वनस्पति? संगिनी कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभवन में लिखा है, भास्वंति रत्नानि महौषधीः। मल्लिका औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा वह झूठ है? मल्लिका उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी रहने दे। संगिनी यह यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी भी निराशा और मुंह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी अच्छा तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आंगन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मूंद जाती हैं।
मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती हैं। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी, पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंजेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है, कहूंगी कि देखो, ये तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर जब तुम जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही और है, और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम भी वही हो या। कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देवी मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की से उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राज महिषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका, ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है और आप कह रहे हैं कि अनुस्वार वे गुप्त राज्य की ओर कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका, वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राज महिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार, मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ। अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में जाकर निरीक्षण करने की दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन पर चला जाता है, आसन के पास चला जाता है। अनुनासिक, मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार, देवी द्वार से प्रवेश करेंगे और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक, उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार, दक्षिण की ओर? नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से पूर्व की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, अनुस्वार, तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यही रहने दिया जाए। अनुनासिक, अच्छी बात है, इसे यही रहने दिया जाए। और ये कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार, मैं समझता हूँ कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक, पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार, तो अनुनासिक, तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी पर वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्नों को समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है। अनुस्वार, ये वस्त्र? अनुनासिक, वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें हटाना नहीं चाहिए। अनुस्वार, क्यों? अनुनासिक, शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार, कौन सा प्रमाण? अनुनासिक, यह तो मुझे याद नहीं। अनुस्वार, यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। अनुनासिक, हाँ। अनुस्वार, तो? अनुनासिक, तो संदिग्ध विषय है।
अनुस्वार हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुस्वार अच्छी बात है, वस्त्रों को रहने दिया जाए। अनुनासिक परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास के सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुनासिक मैं समझता हूँ हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर देखता है। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं। अनुस्वार भी चारों ओर देखता है। अनुस्वार मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक अभी शेष नहीं, नहीं अभी शेष है। अनुस्वार क्या? अनुनासिक वह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुस्वार हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक हटा दो। अनुस्वार मैं। अनुनासिक हाँ। अनुस्वार तुम नहीं। अनुनासिक नहीं। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार फिर भी। अनुनासिक पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुस्वार परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। अनुनासिक तो हटा दो, तुम हटा दो, यही सब होता रहता है। फिर उसके बाद अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। अनुस्वार हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डालने। मातुल उत्तेजित सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग आपका कार्य नहीं पूरा हो गया? आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? अनुनासिक क्यों? अनुस्वार हाँ पूरा हो गया ना? क्यों नासिक? नासिक हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए। देवी प्रियंग मंजरी बाहर पहुँच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुँच गई हैं तो चलो। अनुस्वार चलो। दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं। मातुल भी पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। मातुल वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चारुकांता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई हैं तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही हैं। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? मल्लिका प्रियंग मंजरी का अभिवादन करती है। प्रियंग मंजरी मुस्कुराकर अभिवादन को स्वीकृति देती है। प्रियंगु आर्य मातुल आप अब जाकर विश्राम करें। अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। मातुल परंतु आपके लिए आसन। प्रियंकु उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा न माने यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को हैं। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि प्रियंगु आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा। मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहें तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्म श्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घूमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो प्रियंगु देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए। और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे
लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंकु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंकु सचमुच ऐसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ व्यवस्था कर दो, नहीं तो वे ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंकु, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल, अच्छा चल देता है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंकु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती है। प्रियंकु, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी मुझे तुम अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। प्रियंकु, नहीं, बैठना नहीं चाहती। मुझे तो तुम्हारे घर को देखना चाहती। मैं तुम बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थित हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किन रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंकु, आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले में हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंकु मंजरी मुस्कुरा कर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंकु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ जाती है। मल्लिका, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंकु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियंकु, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय हैं। इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, पर हम तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने के अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है। मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंकु, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य में अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। कितनी रचनाएं हैं ये? किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका, कालिदास की। प्रियंकु की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंकु, अब ये मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं।
मल्लिका, ये प्रतिज्ञा मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्राप्त होती है। प्रियंगु, मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन में उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। देखिए, ये प्रियंगु का कथन है। कौन सा? राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। ये प्रियंगु मंजरी का कथन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। मुस्कुराने का प्रयत्न करते हैं। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही हो। उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधों पर हाथ रखकर वह उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होंठ को थोड़ा चबाते हुए टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उनसे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय इस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमें अपने विचार ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। और हाँ, जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको यह हमारा प्रयास थोड़ा भी उपयोगी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों। हाँ बताओ।